नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। क्या कांग्रेस के नेताओं ने भगवा का अपमान करने की सुपारी ले रखी है? एक तरफ मोहब्बत की दुकान खुल रही है तो दूसरी तरफ भगवा को टारगेट लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि भगवा कपड़ा पहने और धर्म से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बल्कि उसके लिए मॉडर्न बनना पड़ता है, मॉडर्न सोच रखनी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में निवेश जुटाने के लिए मुंबई पहुंचे और कारोबारियों से मिल रहे हैं, जिससे चिढ़कर कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने यह बयान जारी कर दिया है। इसलिए आज कांग्रेस की सोच का एक्सरे करना बेहद आवश्यक हो जाता है। सवाल है कि क्या धोती पहनने वाले महात्मा गांधी की सोच भी मॉडर्न नहीं थी? क्या भगवा धारण करने वाले स्वामी विवेकानंद की सोच भी मॉडर्न नहीं थी? जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और यह ज्ञान कहां से आ गया है कि धर्म का पालन करने वाले कारोबार कर नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। भारत शुभ लाभ की परंपरा पर चलने वाला देश है, जहां लाभ के साथ भी शुभ जोड़ा जाता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि भगवा कपड़े पहनने और धर्म के रास्ते पर चलने से उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आज कांग्रेस की इसी सोच पर होगा आर पार, और आज सीएम योगी के निवेश क्रांति का भी होगा संपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई। धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। आखिर भगवा से कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है? क्या हर तरह से भगवा का अपमान करना कांग्रेस नेताओं का सियासी उद्देश्य बन गया है? सीएम योगी यूपी की ब्रांडिंग करने और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए मुंबई पहुंचे। कांग्रेस धर्म और भगवा कपड़े का मुद्दा लेकर खड़ी हो गई। योगी जी के भगवा से उनको प्रॉब्लम नहीं है। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है, उससे परेशान है ये लोग। ये कपड़ों से और ये बोलने से धर्म नहीं है। धर्म के अनुसार ही कर्म होता है, तो इनके कर्म ही ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता को ये भगवा रंग से इतना बैर क्यों है? इस तरह का बयान कांग्रेस क्यों दिलवाती है? क्या संदेश देना चाहती है? इस सोच के हिसाब से तो कांग्रेस के लिए भगवा पहनने वाले स्वामी विवेकानंद और मात्र धोती में दिखने वाले महात्मा गांधी भी मॉडर्न नहीं थे। योगी श्री आदित्यनाथ जी सूर्य के समान हैं, और चमगादड़ को जो है तो दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये कांग्रेसी चमगादड़ हैं। भगवा भारत की आत्मा है, सनातन संस्कृति है। ये कांग्रेसियों का रूप कालनेमी वाला है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। बयान पर हंगामा हुआ तो हुसैन दलवाई नई कहानी लेकर मैदान में कूद पड़े। मैं भगवे रंग के खिलाफ नहीं, वो लोग हरे रंग के खिलाफ बोलते रहते हैं। यानी मोहब्बत की दुकान में भगवा और हरे रंग का ढोल पीटा जा रहा है। ये मॉडर्न सोच दिखाने वाली वही कांग्रेस है जिसके कई नेता 3 तलाक और हिजाब के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। लेकिन आज कांग्रेस को तथ्यों वाला आईना दिखाना भी जरूरी है। योगी सरकार के दौर में यूपी देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर पहुंचा। 2020 और 21 में यूपी का एक्सपोर्ट 36% बढ़ा। धर्म को बिजनेस से दूर करने वाले कांग्रेस नेताओं की आंख पर चढ़ी पट्टी भी उतारना जरूरी है, क्योंकि भारत में ऐसे उद्योगपतियों की लंबी लिस्ट है जो धर्म से जुड़े रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भगवा का डंका, निवेश पर क्यों शंका? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भगवाधारी योगी की अर्थ क्रांति का विश्लेषण देखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। 2016-2020 के बीच जीएसडीपी यानी राज्य की जो जीडीपी होती है उसका आंकड़ा हमारे पास है, उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में स्थान नंबर 3 पर है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज की तारीख के अंदर।
देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का करीब करीब 8% से ज्यादा का योगदान है। 2020-21 में एक्सपोर्ट 36% बढ़ा। पिछले 5 सालों में एक्सपोर्ट 77.27 यानी 77.27% बढ़ा। यानी ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज ये खड़ा होता है कि अर्थनीति के मुद्दे पर भगवा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ लोगों ने सुपारी ले रखी है? आज ये मूल सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज इस चर्चा में है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। और रिजवान अहमद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं और पेशे से वकील भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और शुरुआत सुरेंद्र राजपूत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल पहला यह है कि आपको आपत्ति हो सकती है योगी आदित्यनाथ की किसी पॉलिसी पर, आपत्ति हो सकती है किसी और कार्य के ऊपर, लेकिन आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि भगवा डालकर इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते योगी आदित्यनाथ। बाबा रामदेव भी भगवा डालते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है उनका, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को धूल चटा रखी है उन्होंने। अमीश भाई, दो चीजें बड़ी साफ पहले ही मैं बहस से पहले क्लियर कर दूं कि भगवा रंग से ना कांग्रेस को कोई आपत्ति, ना किसी कांग्रेसी को आपत्ति, और भगवा रंग के ऊपर अवांछनीय टिप्पणी है, इसको लेकर के हम बहुत साफ सी बात करते हैं। इसमें हमें कोई बहस नहीं करनी, किसी भी रंग को लेकर के कोई बहस नहीं करनी। सोच को लेकर के बहस हो सकती है। यहां पर आपने योगी जी को रामदेव से कर दिया, जो क्या नाम, उस रामदेव से कर दिया जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट जो हैं ठगी के शिकार हैं, जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट आज की डेट में लैब्स में जो है फेल हो रहे हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को ऐसे ठग रामदेव से आप तुलना ना करें तो बेहतर होगा। नकली घी, नकली तेल, नकली शहद, सारी चीजों से उनसे योगी जी की कोई तुलना मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके की बात आपने अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कही कि कांग्रेस को भगवा रंग से, कांग्रेस ने किसी एक अगर नेता ने कोई बयान दिया है, हम उस बयान को अवांछनीय मांगते हैं, और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। हां, यह बात अपनी जगह पे सच है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया होता योगी जी, अगर आपने उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी दिया होता योगी जी, तो आपको सड़क सड़क नहीं घूमना पड़ता, निवेश मांगने जाना नहीं पड़ता, और ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से $42 बिलियन का आपको एमओयू साइन नहीं करना पड़ता। फ्रॉड यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन, आपने करीब 1.5 मिनट बोला। आपने सुन लीजिए अमीश भाई, देखो आपने 1.5 मिनट बोला। देखो ये बेईमानी मत करो। नहीं, क्या बेईमानी? आपने अपनी बात को रखा, आपको 50 सेकंड 1 मिनट ठीक है, चलो आप 1.5 मिनट आगे, सुधांशु को भी 1.5 मिनट बुलवा के बाद में बुलवा लेना, कोई बात नहीं। एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आपने बोला कि कांग्रेस के को आपत्ति नहीं है। प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस की बड़ी नेता है, वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भगवा तो धारण कर लिया है लेकिन उसका मर्म वो नहीं समझते। यानी आप कह रहे हैं कि हुसैन दलवाई अपनी बात कह रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी भी अपनी बात कह रही है? उनकी बात से भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि भगवा और कांग्रेस में जो रस्साकशी है वो बड़ी पुरानी है। इसकी देखो अमीश भाई, एक बात बताएं, पानी में लाठी मत मारो, और अगर आपको कांग्रेस को गाली देनी है और बैठकर सुनाना है तो हम सुना लो। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा? प्रियंका गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा कि योगी जी ने भगवा धारण कर लिया है, लेकिन भगवा का मर्म नहीं समझ रहे। किसका बयान? आपका बयान गाली लग रहा है। मैंने तो प्रियंका जी का बयान ही पढ़ा है, मेरा बयान थोड़ी है ये। आप अपनी नेत्री के बयान को गाली समझ रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है भैया, मेरी क्या दिक्कत होगी इसमें? अरे तो मैं आपकी भाषा, अरे भाई ऐसा देखो अमीश भाई, मुझे आज झगड़ा नहीं करना, मुझे टेंशन नहीं करनी। हमारी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है बड़ी मस्ती से, लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो हम तो एक बात आपसे कहते हैं साफ कि प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, योगी जी ने भगवा धारण कर लिया है लेकिन भगवा का मर्म नहीं समझते।
जो भगवा धारण कर लेता है, भगवा के मर्म में जी। सभी लोगों को जवाब ले बराबर लेते हैं सुधांशु समझता है। त्रिवेदी से। जी, सर्वे जी, भवन्तु सुधांशु सुखिनः, त्रिवेदी। सर्वे सन्तु निरामया कहता है। जी, तो जी। ये बहुत स्पष्ट ठीक, है जी। कि आदरणीय योगी जी ने भगवा का मर्म तो कतई नहीं समझा। ठीक है, ओके। हुसैन दलवाई कहते हैं कि धर्म की बात करने की बजाय सुधांशु त्रिवेदी भगवा कपड़े पहनने की बजाय मॉडर्न और आधुनिक बनिए। उद्योग आधुनिकता और आधुनिक विचारों से आता है, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई, ये कहते हैं। और इस पर कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये हुसैन दलवाई का बयान है, लेकिन प्रियंका वाड्रा के बयान से संपूर्णता लेना देना है और इनकी मौज मस्ती से यात्रा चल रही है, इसलिए ये लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है। देखिए, पहली बात तो हुसैन दलवाई जैसे नेता, जो लोग और जिनकी पार्टी, ये मुझे इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी, वो ऐसे लोग जो लोग ट्रिपल तलाक, हलाला और यहां तक कि शरिया के पक्ष में खड़े रहते हों, मदरसे की शिक्षा का समर्थन करते हों, वो जब आके कहें कि आधुनिकता और इसकी बात करनी चाहिए, तो बात हास्यास्पद लगने लगती है। वो निराधार नहीं, हास्यास्पद लगने लगती है। और सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि वो एक किसी नेता का व्यक्तिगत बयान है और भगवा शब्द से उनको आपत्ति नहीं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, उनकी पार्टी के गृह मंत्री सुशील पी चिदम्बरम ने एज अर्ली एज 2008 में संसद के पटल के ऊपर सेफरन टेरर वर्ड को यूज किया है और बाद में सुशील कुमार शिंदे ने भी बतौर जनवरी 2013 में। अब इनको तो आप कोई एक नेता कह के दरकिनार नहीं कर सकते। और बकौल विकीलीक्स, मैं ये दावा नहीं करता कि वो सब कुछ सही है, पर आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि यह ज्यादा खतरनाक है इस्लामिक आतंकवाद से। अद्भुत ज्ञान दिया था। अब इसका भी मैं कहना चाहता हूं, वो भी कोई एक नेता तो है नहीं, तो भगवा को लेकर आपके मन में क्या है, ये गाहे बगाए उभर के सामने आ जाता है। अब अर्थनीति के ऊपर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। पुराने लोगों को याद होगा 1970 और 80 के दशक में जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ता था। कहते थे साहब ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, 2% ग्रोथ रेट कही, और हमारी महंगाई की दर उस जमाने में 10% से लगभग हमेशा ऊपर रहती थी, कभी कभी 20% पहुंच जाती थी, क्योंकि तब। और राहुल गांधी जी कहते हैं वो हिंदू को समझते, हिंदुत्व को नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुत्ववादी हम हैं। जनाब, जब तक वो हिंदू ग्रोथ रेट थी तो 2% था, और जब से हिंदुत्व वाली पार्टी आई तो अटल जी के जमाने में औसतन ग्रोथ रेट 5.5 के ऊपर रही और अंतिम समय में 8%। मोदी जी आए हैं तो उसके बाद से सदैव हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही है, विकास की दर से ऊपर रही है और महंगाई की दर कम। सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं, एक लाइन साहब। 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन था, 1991 में 1 बिलियन से कम था, जब आपकी तथाकथित हिंदू को समझने वाली पार्टी थी। और जब हिंदुत्व वाली आई तो अटल जी के दौर में 100 बिलियन पहुंचा और मोदी जी के दौर में 500 बिलियन पहुंचा, इस समय 600 बिलियन के ऊपर है। तो जरा भगवा का अर्थशास्त्र भी समझ लें तो और बेहतर विकास के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग समझ जी जी जी। ओके, 40 सेकंड शार्प सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद मैं वारिस पठान के पास भी जाऊंगा, स्वामी दीपांकर आपके पास भी आऊंगा, रिजवान भाई आपके पास भी आऊंगा। क्विकली सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। $1 को 59 रुपए में हम छोड़ करके गए थे, 83 रुपए में कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। पूरी नोटबंदी को कलम लगा करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के व्यापारियों को तबाह कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। ₹3.50 डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी पर लीटर। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की लूट की भारतीय जनता पार्टी ने। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी की सोच यह भी है कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटल इनकम जो है 44,000 है, जबकि देश की 94,000 है। और जिस समय हमने देश छोड़ा था उस वक्त देश की इनकम थी 96,000, इनके राज में 94 रह गई है। 2014 में बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम थी भारत से कहीं कम थी। आज मोदी जी के यशस्वी राज में बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम भारत से आगे हो गई है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सोच। और ये सारी की सारी चीजें ये लोग धर्म के पीछे छुपा देना चाहते हैं, नहीं छुपने देंगे। आम भारतीय को लूटेंगे, कैपिटलिस्ट को आप पैसा देंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड शार्प जवाब। वो कह रहे हैं कि देखिए आप अर्थव्यवस्था को नीचे लेके आ गए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है,
मॉडर्न सोच तो स्वामी विवेकानंद की भी नहीं कोई मानेगा, क्योंकि वो भी भगवा डालते थे फिर। नहीं, इसमें एक पंक्ति ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, 2 ही लाइनों में कह देता हूं। देखिए सुरेंद्र राठौर जी क्या बोल जाते हैं, मैं इन्हीं का आंकड़ा कोट रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं सही। कहते हैं भारत की पर कैपिटा इनकम 96,000 थी, और कहते हैं बांग्लादेश से बहुत ऊपर थी, और फिर कहे आज 94,000 और बांग्लादेश से बहुत नीचे हो गई है। अपने ही बयान में क्या बोल जाते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक यथार्थ, जब हमारी सरकार नहीं आई थी 12वें में सुधांशु, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं इसको रेक्टिफाई कराता हूं। आपको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, आपका माइक में दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक कराता हूं। लेकिन मैं वारिस पठान की बात चलता हूं। वारिस पठान, जो बयान हुसैन दलवाई ने दिया है कांग्रेस के नेता का, क्या वो जायज बयान है? क्या भगवा कपड़े डालने वाले इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते? देखिए, जो हुसैन दलवाई ने बयान दिया कांग्रेस का, वो तो उनके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका स्पष्टीकरण देंगे जो भी है। मैं तो बात करना चाह रहा हूं अमीश भाई, क्या देश अब ये रंग के ऊपर चलेगा? क्योंकि भाजपा के जो मेन नेता है उन लोगों ने तो 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। उनके कर्नाटका के जो मंत्री थे उन्होंने कह दिया कि हमको रास्ता, डेवलपमेंट, विकास की बात ही नहीं करना है, लव जिहाद की बात करेंगे, लव जिहाद के नाम पर ही बीजेपी को वोट गिराएंगे, लव जिहाद के नाम पे बीजेपी जीतेगी। प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी सांसद है, उसने क्या कर दिया कि वो भी डेवलपमेंट, विकास की कोई बात नहीं करी। उन्होंने भी एक ही चीज कहा कि आप छुरी चाकू तेज करके रखो, जिस तरह भाजी तरकारी काटते उस तरह दुश्मन की गर्दन काटेंगे अपन लोग। तो अब भाजपा का मुद्दा तो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि ना डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना लेकिन अभी तो योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट और विकास की बात ही कर रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्रांति की बात कर रहे हैं। वो वहां पर धर्म का कार्ड खेलने के लिए गए थे। वो क्या वहां पर भगवा कपड़े डालते हैं क्योंकि वो योगी हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि वो भगवा कपड़े डालते हैं इसलिए कहा जाएगा वो पूजा पद्धति करते हैं, वो भगवा कपड़े डालते हैं, वो योगी है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ये कपड़े का ये सब ये लोग का सिर्फ ये रंग का क्या है? चलिए अमीश भाई, रंग से क्या होता है? अब भगवा रंग से तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। भगवा रंग तो आप और हम लोग भी यूज करते हैं ना, जर्दा में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, खाते हैं। तो ये रंग के चक्कर में ये लोग ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? अरे सुधांशु जी, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप, डॉलर के बनिस्बत रुपया कहां पहुंच गया? साधु संत भी डालते हैं भगवा रंग से, नहीं पता है आपको? पेट्रोल डीजल गैस का भाव कहां पहुंच गया? अरे बेरोजगारी कितना बढ़ गई अमीश भाई देश में, पूछो इनको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का था, आज रोजगार नहीं है युवाओं के पास। और ये लोग इसी बुनियाद के ऊपर क्या आप चुनाव लड़ने वाले? इसी बुनियाद पे देश को आगे लेके जाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने तो रंग की कोई बात नहीं करी थी, ये बात तो कांग्रेस के नेता ने करी ना। योगी आदित्यनाथ ने तो इसकी बात ही नहीं करी थी कि सिक्के के 2 पहलू है। एक रंग को एक विचारधारा को किसने आतंकवाद कहा? सबसे पहले पी चिदंबरम और फिर सुशील कुमार शिंदे, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों पूर्व गृह मंत्री। किसने बोला अमीश भाई? उसके बाद 2019 में किसने बोला? प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उसके बाद किसने बोला? हुसैन दलवाई ने। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना अमीश भाई, ये चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई कम नहीं है। आपने देखा नहीं किस तरह कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है? हाँ, मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनेदार हूं। मोदी जी जाते हैं एक जगह मंदिर के अंदर तो राहुल गांधी भी चले जाते हैं मंदिर में, लेकिन वहीं पर हम अगर मस्जिद में चले गए तो बोलेंगे सेक्युलर नहीं है। ओके, ठीक है, जवाब देते हैं, वोट मांगते हैं। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमीश भाई कि भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, और इसे बैन कर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। आसान होता है भगवा, अभी वारिस भाई ने इसको बिरयानी, तरकारी, जर्दा, जाने किस किस कर बताया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डलता ही है उसमें। मगर मुझे एक बात से बड़ा मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अभी 2-3 दिन पहले भी एक ट्वीट देख रहा था जिसमें राहुल जी को एक फूल दिया जा रहा है और पीछे से भगवा दिखाया जा रहा है जो कि डरा रहा है। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फूल दीजिए, बुके दीजिए, सम्मान कीजिए, और एक यात्रा हो रही है और यात्रा का सम्मान होता ही, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। मगर भगवा को बीच में नहीं लाइए, चाहे आप पक्ष हो चाहे आप विपक्ष हो। और क्यों भगवा को लेकर के हम लोग इस तरह के बयान दे देते हैं? मैं पिछले 1-2 साल के अंदर देख रहा हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शायद एक बयान भी किसी हरे या पीले के बारे में नहीं दिया, मगर उसके बाद भी अगर जो बयान भगवा पर आता है तो ये बहुत ही सोचने जैसा है कि ऐसे बयान आते क्यों हैं। क्या भगवा इस देश का सम्माननीय कलर नहीं है? क्या भगवा पहने हुए स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कहा था कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है?
उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे सेक्युलर होने पे गर्व है, धर्मनिरपेक्ष होने पे गर्व है? उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पे गर्व है। तो हिंदू होना गर्व की बात है और भगवा पहनना सौभाग्य की बात है। अमीश भाई, भगवा के बारे में कभी पढ़ा जाए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, क्विक रिबटल। अभी जिस बात की बात स्वामी दीपांकर ने करी, उन्होंने बोला कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था जिसमें भगवा के हाथ में तो चाकू दिखाया था और राहुल जी के हाथ में फूल दिखाया था। आप राहुल जी को फूल दिखाइए, यानी फूल उनको दीजिए, बुके दीजिए, वो आपकी मानसिकता है, ये कह रहे हैं स्वामी दीपांकर। लेकिन भगवा के हाथ में चाकू क्यों? स्वामी दीपांकर जी को मैं पूरे साधुवाद के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि वो भगवा रंग नहीं, वो साध्वी प्रज्ञा को दिखाया गया था और वो उस बयान के उसमें था जिसमें उन्होंने कहा था चक्कू छुरी तेज करा लो। सच बात यह है कि बिल्कुल भगवा मेरे भी आराध्य का रंग है और भगवा दीपांकर के भी आराध्य का रंग है, सुधांशु जी के भी और रमेश जी के भी। इसमें गुस्से की तो कोई बात ही नहीं। रंग पर लेकर के कतई कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि हुसैन दलवी का बयान तो आपके नेता ही तो लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान, आपके नेता पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं। 2010 में चिदम्बरम ने बोला भगवा आतंकवाद, फिर सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। उसके बाद सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा। तथ्य है, कोई बात भ्रांति नहीं है, सब बात तथ्य पे आधारित है। आपको सुनी रहे हैं पिछले 8 साल से प्रभु। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। अरे हम तो 8 साल से सुन रहे हैं, आगे भी 8 साल सुनेंगे आपको। जी एक सवाल मैं तो आप हमको थोड़ा जवाब तो दे लेने दो। नहीं बिल्कुल आप जवाब दीजिए। चिदम्बरम ने बोला 2010 में, सुशील कुमार शिंदे ने बोला 2013 में, आप विश्वविख्यात हो। फिर प्रियंका वाड्रा गांधी ने बोला। अब बताइए। हाँ, मैं उस पर जवाब आपको देखिए। फिर से मैं कहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा पहन लिया, लेकिन उसका मर्म नहीं जानते हैं। जो लोग धर्म को जानते हैं, मर्म को जानते हैं और चाटुकारिता नहीं करते हैं, वो प्रियंका गांधी जी के बयान का समर्थन करेंगे, चाहे वो स्वामी दीपांकर हो और चाहे कोई भी हो। बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। अब आप आ जाइए धर्म पर। हम तो फिर वही बात कर रहे हैं ना। दीपांकर जी ने अच्छी बात कही, हम तो दीपांकर जी से लड़ ही नहीं रहे। हमने दीपांकर जी ने कहा योगी जी ने कोई बयान नहीं दिया हरे रंग पर, इसमें बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन योगी जी के जितने लगवे भगवे हैं, जितने और अंतरी मंत्री संतरी हैं, जितने बेरोजगार मंत्री हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि राहुल गांधी पर हम रिसर्च कराएंगे कि वो कम कपड़े क्यों पहन रहे हैं। भाई राहुल गांधी नागा बाबा भी हमारे साथ एक बार भी नहीं बोले। ओके सुरेंद्र राजपूत, आपने अपनी बात को रखा, उन पर कोई बहस नहीं। ठीक है, ब्रजेश पाठक के बयान पर कोई बात नहीं। नहीं अब करा रहे होंगे वो रिसर्च। अब मुझे क्या पता, हमारे यहाँ तो बयान दिया नहीं है, हमारे यहाँ तो बयान दिया नहीं है। ब्रजेश पाठक कोई शोध करा रहे होंगे, वो डिप्टी सीएम है, वो शोध कराते रहते हैं। इसलिए आपकी हिम्मत, हैसियत और हौसला नहीं बन रहा। नहीं क्यों हिम्मत और हैसियत? नहीं वो शोध करा रहे हैं। वो नागा बाबा धर्म के ऊपर गाली दे रहे हैं। हिम्मत, हौसले और हैसियत पे क्यों आ जाते हैं? सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जिसमें हिम्मत, हौसले और हैसियत की बात होगी। ब्रजेश पाठक कोई शोध करा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कहां बोला। मैंने तो उनकी बात सुनी नहीं है, आपने सुनी होगी, आपके सामने बोला होगा, तो आप कराइए शोध, आप शोध करिए। ओके रिजवान अहमद जी, अरे मैं आपको भेज देता हूं। ठीक है भेज दीजिएगा सर, भेज दीजिएगा। आपसे भी निवेदन है, शांत बैठिए। रिजवान भाई प्लीज बोलिए आप अपनी बात। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। पहले तो मुखातिब हूं वारिस भाई के कि अगर कोई भी व्यक्ति या जिसने भी ये बयान दिया जो कहता है कि भगवा की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, तो भाई जिस देश की प्रधानमंत्री हिजाबन हो सकती है तब भी देश चलेगा ना। तो फिर भगवे में क्या समस्या है? भगवा जो है ये अभी सब रंग इसको यूज कर रहे हैं। अब किसी को लगेगा कि मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं, दीपांकर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अरे इस भारत का मुसलमान सबसे खूबसूरत लगे अगर भगवा कुर्ता पहन के नमाज पढ़े, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन इस देश का हो नहीं सकता कि मुसलमान भगवा पहन के ईद में नमाज पढ़े। तो भगवा भारत की संस्कृति है, त्याग है। ये पीछे ये एक रंग तक इसको सीमित करना बहुत ही मूर्खता है। सब हम भगवे में बड़े खूबसूरत लगते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के साथी वो बाई चांस यूपी से हैं जहां पे कांग्रेस को 2% वोट मिला था। ये लोग भाजपा पर इतने आरोप लगाते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आती।
भैया 2014 में मान लिया भगवे रंग के चक्कर में वोटर बेवकूफ बन गया, अमा 2019 में भी बन गया, यूपी में 2017 में बेवकूफ बन गया, 2022 में भी बन गया। इसका मतलब यह है कि या तो आप भगवे रंग का महत्व पहचाने नहीं, और अगर आपने सन 80 से लेके सन 2010 तक सफेद जालीदार टोपी की जगह साथ साथ भगवा भी पहना होता तो शायद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री शायद बनते ही ना। वो तो आज आप बोल रहे हैं कि भगवा आराध्य है, भगवा हमारा रंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। आप जवाब सुरेंद्र राजपूत का ने और बोला, सुधांशु त्रिवेदी भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक अंतराल के लिए रुकना ही पड़ेगा, मैं ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। पंजावला केस में जांच के दौरान कुछ नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। अंजलि की दोस्त निधि लाल जैकेट में दिखाई दी, जल्दबाजी में घर के दरवाजे पर लात मारती नजर आई। उत्तर प्रदेश के बांदा में कंजावला जैसी घटना, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर सवार महिला को टक्कर मारने के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटा, महिला की मौके पर मौत। नोएडा में नए साल की रात कंजावला जैसी हुई दर्दनाक वारदात। एक कार चालक ने सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, जिसके बाद काफी दूर तक कार से घसीटा, मौके पर ही डिलीवरी बॉय की मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी दिल्ली के कंजावला जैसा हादसा, बेलगाम ट्रक ने मेडिकल छात्रा को 50 मीटर तक घसीटा। कैंपिंग पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगे। मॉनिटरिंग कमेटी में हो 2 प्रतिनिधि, ये स्ट्रिक्टली बोला गया है। कमेटी में आदिवासी समाज के भी लोग हो, ये स्ट्रिक्टली बोला गया है। आर पार में बुधवार को हमने इस मुद्दे को उठाया था, यानी कल बीते शाम इसको हमने मुद्दे को उठाया था। और मैं आपको बता रहा हूं, जैन समुदाय के कई जैन मुनियों ने मुझे टेलीफोन करके इसका आभार भी जताया, कई धर्मगुरुओं में भी जताया। लेकिन ये मेरा कर्तव्य पथ है और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मैं हमेशा बोलता हूं। इसीलिए प्रतिबंध गतिविधियां रोकी जाए, ये कहा गया है। मैं आपको बता दूं, इस खबर को कल पुरजोर तरीके से आर पार ने न्यूज 18 इंडिया पर उठाया, लगातार उठाया, और उसके बाद ये बड़ा निर्णय भारत सरकार ने किया है। और हमने कल ही जानकारी दे दी थी, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई थी कि भारत सरकार बड़ा निर्णय करने जा रही है और जैन धर्म के अनुयायियों के पक्ष में यह निर्णय होगा, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने पैरों तले चींटी को भी नहीं मारता, और इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी दीपांकर, कल आपने ट्वीट भी किया था, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद अमीश भाई, आपने जो आवाज उठाई वो आवाज आज केंद्र से आ रही है। और मैं भी कहूंगा कि जैनत्व को मानने वाले, महावीर के अनुयायी जो सनातनी है और मेरे भाई हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं और केंद्र सरकार का बहुत आभार। आपने उस विषय को हल किया, उस मर्म को समझा जिस मर्म को लेकर के कई मुनि अपने प्राण त्याग चुके थे और कई त्यागने का संकल्प ले चुके थे। तो मैं हाथ जोड़कर आपको आभार व्यक्त करता हूं, और अमीश भाई आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस बुलंदी के साथ आवाज उठाई, आपने कहा, और अभी जब मैं चला था तो आपको एक बात बता रहा हूं, सहारनपुर से मात्र इंडिया गेट आने के लिए, कि जो मेरे प्रिय भी हैं जैन मुनि आचार्य डॉक्टर लोकेश, उन्होंने कहा था कि आप आइए, हम लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे। हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं सुधांशु भाई के माध्यम से कहूंगा, सुधांशु भाई बहुत बहुत साधुवाद हमारा आगे भी पहुंचवाइएगा, और सहारनपुर और देवबंद के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी बात, अगर जो आप आज्ञा करें तो कह दूं। जी बोलिए। अब मैं विषय पर आता हूं, क्योंकि कल ये वाकई आपने अलग उठाया। अमीश भाई, मैं पहली बार देखकर हैरत में था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जैसे आपने अपनी बात को रखा। मैं कहूंगा कि भगवा पर चर्चा चल रही थी, सुरेंद्र भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं। सुरेंद्र भाई ने कहा कि मेरी यात्रा चल रही है, तो मैं उस यात्रा में बहुत मस्त हूं, मैं झगड़ना ही नहीं चाहता। सुरेंद्र भाई, मेरी भी यात्रा चल रही है, वो भिक्षा यात्रा है, और मैं भी झगड़ना नहीं चाहता। मगर एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, वो भगवा जो कृष्ण और हनुमान जी के रथों पर लगा हुआ था, वो भगवा जो शिवाजी की सेना के
ध्वज के रूप में चल रहा था, वो भगवा जिसने कभी आज तक किसी को उंगली उठाकर नहीं देखा, उस भगवा ने किसको मार डाला कि उस भगवा पर आतंक का आरोप लगाया गया? मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है, आप इसका जवाब दें। ओके, सुरेंद्र राजपूत। चार चीजें हैं स्वामी जी। आपकी भिक्षा यात्रा चल रही है, आपको बहुत साधुवाद। आप समाज के लिए अच्छा काम करें, सर्वधर्म संभाव के लिए काम करें, हिंदुस्तान के लिए काम करें, हिंदुस्तानियत के लिए काम करें। और उसी सहारनपुर और उसी देवबंद का मैं भी रहने वाला हूं। ननौता की बगल में भारी भापसी मेरा गांव है। आएंगे तो स्वागत होगा। इस समय लखनऊ में दो चीजें मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि हम रंग को लेकर के कतई किसी भी तरीके की बहस में नहीं पड़ेंगे। सारे रंग हमारे हैं, सफेद भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। और हम तो लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर बज देह दानव दलन जय 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 कपसूर, हम तो उसको मानने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदरस अजित बिहारी। आपको शायद मालूम नहीं है स्वामी जी कि हमारे यहां लखनऊ की बगल में देवा शरीफ है। देवा शरीफ की आपको होली खिलवाता हूं, आइए। और देवा शरीफ में सारे के सारे संत वहां के भगवा में हैं। सारे देवा शरीफ के सारे जो या वारिस बाबा भी हैं, वो भी भगवा ही पहनते हैं। तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। आज की डेट में हम रंगों की लड़ाई नहीं लड़ें। इतिहास में अगर कोई शब्द किसी ने कोई कम या ज्यादा कहा है, उस पर ना बात करके आगे आइए ना। उत्तर प्रदेश पर बात कीजिए। आगे की बात कर लेंगे। 44,000 क्यों है, तो बताइए। उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य क्यों है, ये तो बताइए। ठीक है, रिजवान अहमद अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ गई थी। सुधांशु त्रिवेदी और वारिस पठान लंबे अरसे से सुनो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है रिजवान अहमद, आप इतने बड़े प्रश्नोत्ता हो, आपसे मैं डर जाता हूं। जी ओके, एक सेकंड। अजीज खान मैं आपके पास आऊंगा। अमीश भाई, मैं आऊंगा अजीज खान आपके पास। रिजवान अहमद। अमीश भाई, अभी बात कट गई थी जी। एक नई बात जुड़ गई कि किसी को भगवा से परेशानी भी नहीं है, सफेद से भी नहीं है, हरे से भी नहीं है, किसी रंग से नहीं है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, भगवा सिर्फ रंग नहीं है, उसको हरे सफेद नीले पीले से ना मिलाओ। भगवा इन सबसे ऊपर है, ये बोलना सीखो। भगवा सर्वोच्च रंग है, बाकी रंग उसके बाद हैं। जो भाषा भाजपा ने बोली और कांग्रेस को खत्म कर दिया, तो हर रंग से भगवे को ना मिलाओ। पहली बात। वारिस भाई ने एक बात बोली थी, मेरी बात कट गई, कि विकास की बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही। तो नौजवानों, तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ, तुम दुनिया की मोहब्बत से आजाद हो जाओ। याद रखो, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। हाँ, तो वारिस भाई का जो नेता है, वो अपनी कौम से कहता है कि तुम मौत के खौफ से आजाद हो जाओ और दुनिया के प्रेम से आजाद हो जाओ। वारिस भाई, अगर दुनिया के प्रेम से आजाद होना ही है, अरे तो यार क्या करोगे विकास का, क्या करोगे नौकरी का, क्या मतलब तुम्हें? वारिस पठान का जवाब। जी वारिस पठान का 4 दिन की जिंदगी, इबादत करो, आजाद हो जाओ, जन्नत चले जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, भाई, अरे ये तुम्हारा नेता कह रहा है भाई। वारिस पठान रिजवान भाई ने काफी सारी विकास की बात ना किया करो ना। रिजवान भाई जरा जवाब सुन लो ना। रिजवान भाई जवाब सुन लो। हमारे मित्र रिजवान भाई ने बताया, मैं जरा कुछ बोलना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। अमीश भाई, मौत तो बरसक है, एक दिन आपको हमको सबको आनी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज मेरी तो कल रिजवान की, अमीश की, सबकी बारी है। एक दिन तो सबको मरना ही है, तो मौत का क्या खौफ करना? ये बोलना गलत है क्या? एक दिन इंसान को मरना है। अभी रिजवान भाई ने कहा रंग रंग में क्या रखा है? उन्होंने बोला कि दुनिया के प्रेम से अहमदाबाद के मॉल को तोड़ फोड़ दिया बजरंग दल के गुंडों ने। सुनिए ना साहब, रंग रंग के चक्कर में अहमदाबाद के अंदर मॉल के अंदर बजरंग दल के गुंडे घुस गए, तोड़ फोड़ कर दिया। वो सिर्फ रंग के चक्कर में। बेशरम रंग कहां से लाया उसना वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके। वो गाने के चक्कर में, पठान फिल्म को ब्लॉक करने के चक्कर में। अमीश भाई 30 सेकंड, आप क्या बात करते हो रंग का? अमीश भाई 30 सेकंड, क्या कार्रवाई की? अरे वहां पर नमाज अगर कोई पढ़ लेता उस मॉल में, अमीश भाई 30 सेकंड, तो उस पर FIR हो जाता, जेल हो जाती। अब वहां पे तांडव मचा दिया, पोस्टर जला दिए, उसके ओनर को धमकियां दे दी, पिक्चर नहीं लगाना।
इस रंग के चक्कर में तो कर दिया, मगर भाजपा अमीश भाई 30 सेकंड, कितने लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है रिजवान 20 सेकंड दिए आपको, 20 सेकंड दिए दें। मैं बता रहा हूं उसी मॉल में मैं कोने में अगर 2 रकात नमाज पढ़ अमीश लिया भाई होता, पहले तो जेल में डाल देते ये लोग। जैन एक बहुत जल्दी, अमीश भाई 30 सेकंड। जी पहले तो जैन समुदाय को मुबारक दे दूं, और जब जैन समुदाय जैन समुदाय में तो हमने सपोर्ट किया है, उस पर ट्वीट जैन किया कि समुदाय को हमने पूरा सपोर्ट किया था। ये जो समाज मैंने ये बोला था कि ऐसा है ओवैसी साहब, तुम जैनों की छोड़ दो, जैन ना गला काटेंगे, ना पत्थर चलाएंगे, ना जवान ज्योति तोड़ेंगे। तुम जैनों के ठेकेदार ना बनो, तुम अपनी बात करो और हम अपनी कौम को सुधारें। तुम जैनों के प्रतिनिधि ना बनो। भाइयों ने हमारा शुक्रिया अदा किया। हमारे अरे जैन यार ना गला काट रहे हैं, ना पत्थर चला रहे हैं, ना जवान ज्योति को तोड़ रहे हैं। अगर समझाना है तो अपनी कौम को समझाना, जैनों का समर्थन करने। तुमसे कोई जैन समर्थन मांग रहा है क्या? जबरदस्ती जाके माला पहना देते हो किसी को भी यार। ऊपर आप चढ़ जाएंगे, ठीक है। अरे तो जैनों ने क्या तुमसे समर्थन मांगा था? जैनों का मुद्दा अलग विषय है, उसको इसमें ना लेकर आए हम। जैनों का मुद्दा अलग विषय है। सुधांशु त्रिवेदी और अजीज खान लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु पहले और फिर अजीज खान। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड वारिस पठान, होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए स्वामी विवेकानंद भी भगवा डालते थे। जब वो शिकागो गए तो उनको भी बोला गया कि एक ढक्कन सोच का आदमी आ गया है, ये क्या जानता है और क्या बोल पाएगा। लेकिन जब वो बोले तो दुनिया ने सुना। उसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जब योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए गए, उन्होंने बीते वर्षों में एक भी रंग की बात नहीं करी है, लेकिन उनके कपड़ों का रंग बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी के नेता को? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि अभी वारिस पठान साहब जो बोल रहे थे, साहब इनकी पार्टी तो वो थी जो सर तन से जुदा का समर्थन करती थी। वो कहें कि जैन समाज का भी समर्थन करने की बात ओवैसी जी ने कही थी कि जो लोग ये ध्यान रखते हैं कि पैर के नीचे कोई चींटी नहीं आने पाए। तो मुझे लगता है कि ये रंग का समर्थन नहीं है, रंग बदलने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी बात को तो एक। परंतु मैं अब इस पे आता हूं, जो अभी उत्तर प्रदेश की बात कही गई, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पर मोबाइल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वो यहां पे है। आपको पता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा हमने 10% का टारगेट अचीव किया है, और उत्तर प्रदेश में जो एथेनॉल बनता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है, उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर उसकी कंपनी बनी है। और आपको बताएं जनाब, अरे जिस जमाने में एक दौरे खंडन करो बजरंग दल के लोग घुस गए। जी एक सेकंड। आज ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बन के खड़ी हो रही है, जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस पहला देश है जिसने की ऑर्डर भी बुक किया है। अब मैं कहना चाहता हूं, योगी जी जो भगवा रंग पहनते हैं ना, एक लाइन में अमित जी बात पूरी कर दूं। जी प्लीज। योगी जी जो भगवा रंग पहनते हैं, अभी जो बताया गया, उसके साथ साथ सुनिए, महाराजा रणजीत सिंह हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जो हैं, चाहे सिख गुरुओं की जो पगड़ी वो भी भगवा थी, भगवान बुद्ध भी जो पहनते वो रंग भी भगवाई है, यज्ञ की ज्वालाएं भी भगवाई हैं। तो योगी जी आज आधुनिक भारत का रिप्रेजेंटेशन भी करते, बिकॉज ही इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन ही बिकेम, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का प्रतीक वो भगवा रंग है, उसको भी धारण करते हैं। तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। मगर जो लोग हमेशा रंग बदलते रहे, उनको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो गीत है ना पुराना, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। तो जो अपनी सहूलियत से रंग बदलते रहे, तो उनकी नीयत ही दूसरी थी, तो उन्हें भगवान में वो श्रेष्ठता और वो जिसे कहते हैं उच्चता दिखाई नहीं पड़ी। जी अजीज खान, आपके नेता कहते थे कि योगी आदित्यनाथ को कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि रंग से कांग्रेस के नेता कुछ कहते हैं और आप योगी आदित्यनाथ को कहते हैं इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता? क्या आपको लगता नहीं है ये आपकी संकीर्ण मानसिकता और सोच का उदाहरण है? देखिए अमीश जी, मैं काफी वक्त से इंतजार कर रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया, खैर शुक्रिया। 2-3 बातें हैं भाई, इको थोड़ा ठीक कर दीजिए जी। अभी जो कलर की बात कर रहे हैं आप, कि साहब कलर पे चर्चा हो रहा है, सैफरन कलर पे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये बहुत व्यक्तिगत है, और अगर आप इसको मुस्लिम धर्म में भी ले लें तो जो सूफी संत हैं, जो खानकाहों में अगर आप देख लें तो खानकाहों में भी इस कपड़े का बड़ा महत्व है।
लोग पहनते रहे, बुजुर्गों का यह कपड़ा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर इस कपड़े को पहनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कपड़ा तो व्यक्तिगत होता है और मुझे लग रहा है इस पे किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। इसके इस स्टेटमेंट के हम पूरी तरह से खिलाफ हैं कि साहब कपड़ा अगर आप बेहतर पहनेंगे, मॉडर्न कपड़ा पहनेंगे तो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे सुनिए सर, अरे सरकार तो कंप्यूटर तो आज की जरूरत है। तो आपने बोला योगी आदित्यनाथ जी को नहीं आता, ये तो खुद भी एडमिट कर चुके हैं, वो खुद भी एडमिट कर चुके हैं। सुन लीजिए, अब कंप्लीट करने दीजिए, बड़ा लंबा वक्त हमें इंतजार करने दिया है। दूसरी बात, ये जो पांव गांव दौड़ रहे हैं मंत्री से लेकर के तमाम विधायक और तमाम लोग, साहब ये इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, विदेशों में भी गए, एक आध जगह भी बताया सुरेंद्र भाई ने भी, वहां अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी से जो MOU किया, वो तो कहीं ना कहीं वो तो पहले से दिवालिया घोषित है। ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं। आज जो ये सब नौबत आ गई, साहब क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, इस पे कभी चर्चा होगा? किसने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? गौर नहीं किया। अरे किसने बोला? ये आपने खुद ही ड्रॉ कर लिया। सुन लो आप फिर, अरे आप ही बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, सुनो। मैंने कहा बोला? देखो ऐसा है, पहली बात ये जानिए, हम जानना चाहते हैं। अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, ये बताइए कितने इन्वेस्टमेंट मीट हो चुके, जितना उसके इवेंट मैनेजमेंट में खर्चा हुआ है अब तक, उसका 1/4 भी पैसा लोगों ने इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, नहीं किया। अब आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोले तो क्या फायदा? मैं बताऊं इसकी नौबत क्यों आ रही, जो ये प्रचार प्रसार इधर उधर दौरा हो रहा है, साहब रोड शो निकाला, रोड शो निकालने से क्या इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे? अरे रोड शो का मतलब ये नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ रोड पे घूम रहे हैं। बिजनेस रोड शो का मतलब ये होता है कि शहर में जाएंगे, एक होटल में बिजनेस कारोबारियों से मीटिंग करेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि रोड पे घूम रहे हैं। आप बेसिक नॉलेज तो रखिए, रोड शो करना पड़ रहा है। अरे भाई आप बात सुनिए ना। अरे अमेरिका में रोड शो का मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका में मंत्री घूमेंगे सड़कों पर और लोगों को बोलेंगे पैसा डालिए, पैसा डालिए। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप? अरे भाई आप तो मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। मैं लड़ाई नहीं कर रहा। आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर क्या बात होगी? अरे सुनिए ना सर, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको लोग सुनते हैं। हम जैसे छोटे लोगों को भी अपनी बात रखने दीजिए ना, कार्यकर्ता है आपके। सुनिए, हम देश के नागरिक हैं, मुझे रखने दीजिए बात। जी रखिए, 20 सेकंड और बोल लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। हमें बात करने दीजिए सर। एक देश का नागरिक ये बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जज्बात। अरे सपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, देश के नागरिक। आप देश के नागरिक भी है, लेकिन उससे पहले सभा के प्रवक्ता है भैया। अरे सरकार सुन तो ले, हम कहना चाह रहे हैं कि कितने इन्वेस्टमेंट मीट हुए। हम आज जानना चाहते हैं, सुधांशु जी बता दें कि साहब कितना इन्वेस्ट हुआ। इन्होंने कहा सैमसंग की कंपनी लगी, समाजवादी पार्टी ने नोएडा में उसका उद्घाटन किया था। ये सैमसंग की दुहाई दे रहे हैं। और जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। हमारे नेता बीते 6 साल में समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि हम जो करते हैं उसी का फीता काटा जाता है। और रोड शो का मतलब इन्होंने शब्दशः ले लिया। रोड शो का मतलब समाजवादी पार्टी के नेता समझ रहे हैं कि रोड पे जाकर यूपी की सरकार को जाना पड़ रहा है। इस पर भी आपका कमेंट। आज देखिए समस्या क्या थी कि अब देखिए कितना मजेदार बात बोल गए हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र। भाई सैमसंग तो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो वो भारत सरकार के क्लियरेंस से आएगी, किसी राज्य सरकार से आ जाएगी? कोई भी तर्क दे देते हैं आकर कि हमने किया था। अरे भैया आप एक राज्य की पार्टी थे और राज्य में आपकी सरकार थी, आप कैसे किसी विदेशी कंपनी को ले आएंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं होगा? खैर, अब मैं यह बात कहता हूं, वास्तविकता क्या है, मैंने तो बोला, शायद आप इको की वजह से नहीं सुन पाए, कि ब्रह्मोस की फैक्ट्री अब उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लग रही है। अभी प्रधानमंत्री ने कल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को क्लियरेंस दिया है, यानी अब हाइड्रोजन एनर्जी बनाने के लिए भारत एक हब बनेगा। याद करिए, जब हमारी सरकार आई है, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। आज सौर ऊर्जा का इंटरनेशनल अलायंस का केंद्र भारत में है, यानी भारत लीडर है सोलर एनर्जी में। मगर आपको ये सब कहां दिखाई पड़ेगा? आपके जमाने में तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में कौन सा इन्वेस्टमेंट आता था। अब एक बात कहूंगा, आपको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो अखिलेश जी ने अपने जमाने में इमारतें खड़ी की, तो एक हज हाउस और एक कब्रिस्तान की दीवारों के अलावा, और ये बताइए, और एक आगरा में मुगल गार्डन आपने घोषित किया, बनाया था। अब बताइए इसके अलावा आपने कौन सी चीज बनवाई उत्तर प्रदेश में? बताइए। सड़क छोड़ दीजिएगा, सड़क मैं मानता हूं कि जो आपने अपने घर से दिल्ली और उसके लिए लखनऊ के लिए सड़क बनवाई, पर जो बना के जमीन पे खड़ा किया इन 3 चीजों के अलावा, बताइए क्या चीज खड़ी की? जवाब अजीज खान। हमने क्या क्या बनाया सुनिए ना सर। हम सर जिस पुलिस मुख्यालय को ये बड़े गर्व के साथ उसमें बैठ करके मीटिंग करते हैं, उसको हम ही ने बनाया है। पहली बात तो स्पष्ट हो जाना चाहिए।
दूसरी बात, यहां पे जो भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो 1090 की बात हो, चाहे वो डायल 100 की बात हो, या तमाम तरीके के विकास को अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता ने इस उत्तर प्रदेश में विकास किया। ये कोई काम बताए ना क्या विकास किया? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कपड़े की आज बात तो करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात धर्म है, की बात करेंगे, ना हिंदू की इसके बात है ना अलावा मुसलमान किया की क्या बात है, आज तो रंग हमें की बात बताइए है। ना, पिछले आपने इसको हिंदू लंबे मुसलमान वक्त काहे जोड़ तक लिया? आप शासन सत्ता में हैं, लेकिन ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं बता रहा हूं ना, जवाब आपने सुधांशु विकास त्रिवेदी, की कोई आपका बातें जवाब। नहीं की। आज देखिए हालात ये हैं, अच्छा, मैं कहता हूं 2 करोड़ अमीश नौकरी जी, हर ना साल मेरी देंगे। बात माने, आपके कोई केंद्रीय दर्शक मंत्री, इनकी बात केंद्रीय माने। लेकिन मंत्री डायल 100 से तब भी होगी और अब भी है, फॉरेन पहले डायरेक्ट भैंस ढूंढा करती थी, अब लोगों कब के आया? साथ काम करती है। इस समय में हाईएस्ट एफडीआई है, अब 8 साल जब हमारी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कब आया? हमारे समय ना, इसी बात माने ना हमारी बात, जाके खुद चेक कर ले कि एफडीआई एक करके, और उसके बाद उनको किसी प्रकार का संदेह हो तो फिर आके बात करें। इवेंट मैनेजमेंट, ये बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट कर रही है मोदी और योगी की इसके सरकार। अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी इस पर जवाब। बोल, खर्चा बहुत कर रहे हैं और चर्चा बहुत करा रहे हैं। देखिए मैंने तो जो भी बातें बोली एकदम यथार्थ बोली। आज उत्तर प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं, ये काम कर रहे हैं। आपके जमाने में कितने थे? ये इवेंट मैनेजमेंट है। यदि भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली पे यानी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ये इवेंट मैनेजमेंट आपको नजर आता है? अगर श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन के खड़ा हो रहा है, ये आपको इवेंट मैनेजमेंट नजर आता है? ये आपको दिखाई नहीं पड़ता है? जो हमने बेरोजगारी की दर कम की है उत्तर प्रदेश में, जब हम सरकार में आए, आपकी सपा बसपा की सरकार के समय में 99,000 करोड़ रुपए का जीडीपी था उत्तर प्रदेश का। अब इस जमाने में 19 लाख के आसपास हो गया। इतना ज्यादा बढ़ा है, उसके बाद आपको नजर नहीं आता। जनाब, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। जी जी, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट की बात हुई, 1000 बार डायल 100 की बात हुई, लेकिन फर्क यही है कि डायल 100 पहले भैंस ढूंढा करती थी, लेकिन अब डायल 100 शायद भैंस नहीं ढूंढा करती। नहीं, डायल 100 का सिर्फ नाम बदला है और इसमें कोई दो राय नहीं। भैंस ढूंढती थी ना, वो नाम अच्छा बदल ले, भैंस ढूंढती थी ना। ये भी एक कला है। अच्छा, भैंस ढूंढती थी कि नहीं ढूंढती थी डायल 100 पहले? अरे सुनिए ना सर। अच्छा, आजम खान की भैंसों को ढूंढा था कि नहीं ढूंढा था? हाँ या ना में बोल दीजिए। अरे उस वक्त भैंस ढूंढते थे, आज तो इंसान के लोग कत्ल करके चले जाते, उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आज चोरी हो रही, डकैती हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश का। उसके लिए तो कोई सर, अगर लॉ एंड ओके, सुधांशु को 20 सेकंड में दे रहा हूं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत और रिजवान अहमद और स्वामी दीपांकर इंतजार कर रहे हैं। क्विकली सुधांशु, ठीक होता, ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। बस एक ही लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण देता हूं जी, कि 2007 में इनकी सरकार आने के बाद की बात है, जो बनारस में, अयोध्या में और लखनऊ की अदालतों में बम फूटे थे, उन आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, और जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपको पीछे हटना पड़ा। ठीक है, मुजफ्फरनगर में आपने कहा एक ही समुदाय को हम सहायता देंगे, फिर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो आपको विड्रॉ होना पड़ा। ठीक है, वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं, वारिस पठान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। वारिस पठान 20 सेकंड, वारिस पठान 20 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए सुधांशु त्रिवेदी से मेरा सिंपल सवाल है, अमीश भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना ये बता रहे हैं कि 2014 से इतना इन्वेस्टमेंट आया, ये चलिए समझ गए हम कि 2014 के पहले हिंदुस्तान पूरा एक जंगल था ना, वहां इन्वेस्टमेंट था ना कुछ था, कोई आता ही नहीं था, अभी आने लग गए। मगर मेरा एक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, अभी तो आपने ढोल ताशे बजा दिए, गुजरात में इतनी बड़ी मार्जिन से हम जीत गए, मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे उसी गुजरात के अंदर बजरंग दल के गुंडों ने जाके मॉल के अंदर तोड़फोड़ कर दी, मॉल के ओनर को धमकाया, आप उसका खंडन क्यों नहीं करते? क्यों भाजपा का कोई भी मंत्री आके खंडन नहीं करता उस बात को? क्या आप उसका समर्थन करते हैं या इस तरह के वायलेंस का आप खंडन करते हैं? क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगा, जेल भेजेंगे? हाँ या ना में जवाब तो चलिए। जी, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब चाहिए। जी, होल्ड ऑन, स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि कोई आता है बात करता है रंग की या कोई बात करता है भगवा की। सवाल कर रहा हूं, क्यों कह देते हैं भगवा के बारे में? भगवा को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाता है। जिस दिन मेरे सवाल का जवाब देने दो स्वामी दीपांकर। मैं अपनी बात कह रहा हूं, कवर फायर मत दो सुधांशु त्रिवेदी को, कवर फायर क्यों दे रहे हो आप? भाई मैं अपनी बात कह रहा हूं, वारिस बाबू तुम्हारी बात अपनी होगी। त्रिवेदी से मेरा सवाल है, मुझे जवाब चाहिए अमीश भाई। मैं अपनी बात कह रहा हूं वारिस बाबू। सुधांशु बाबू आपकी बात का उत्तर देते रहेंगे। जवाब दो मेरी बात का। भाई सुधांशु भाई देते रहेंगे आपकी बात का उत्तर। दिन दहाड़े
मैं अपनी भूल बात देंगे, करता हूं, मुझे इस धमकाएंगे, चीज से लोगों फर्क को नहीं मार पड़ता। ताड़ करेंगे और एफआईआर भी नहीं करेंगे। जी और वही जी, मॉल पे आज कोई का जो मुसलमान विषय हम नमाज उस पढ़ने पर जाएगा, है, उसको एफआईआर करके जेल में आज का जो डालेंगे। विषय हम उसके हाँ, ये ऊपर है। इंसाफ ओके, है। एक सेकंड, विषय ओके, तो देखिए, सुधांशु जी ने कौन से विषय पे बात करी बताइए? सुधांशु त्रिवेदी ने एक भी ठीक विषय है, के आपने ऊपर बात बोला करी क्या सुधांशु बताइए? जवाब देंगे वो उस तो बात पूरा का। लेके एक आते सेकंड, हैं, एक यहाँ से सेकंड, एक वहाँ तक सेकंड। कोरिया, साउथ अफ्रीका, रिजवान भी इंतजार कर रहे हैं, सुरेंद्र की राजपूत बात भी अब करेंगे, इंतजार कर बात रहे करेंगे, हैं। सुधांशु सीधा 20 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई टू वारिस पठान। बस एक लाइन में देखिए, ये बजरंग दल का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं वारिस पठान, तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम के विधायक ने जाकर डिस्टर्ब की थी और सीधा धमकी दी थी कि तुम्हें जान से मार देंगे। क्या कार्रवाई की थी? पूछो, जवाब दो। तुम्हारे विधायक ने, एमआईएम के विधायक ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, विषय पर आते हैं। ओके, जवाब दो ना। आप एमआईएम के प्रवक्ता हो, जवाब दो। ठीक है, बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है राम मंदिर के विषय पे। राम मंदिर की तारीख बताई है कि राम मंदिर कब तैयार हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 को बन जाएगा श्री राम लला का भव्य मंदिर। राहुल बाबा तारीख सुन ले, ये कहा है अमित शाह ने। त्रिपुरा की रैली में वो बोले हैं सभी लोग अपना टिकट बुक कर ले, राम लला हम आएंगे, हमने मंदिर बनाने का वादा किया था। क्या बोले हैं अमित शाह, ये आपको सुना देते हैं। इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है, 1 जनवरी साल 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत, अमित शाह ने बोला है कि राहुल गांधी कान खोल के सुन ले, टू बी कोटेड, राहुल बाबा मंदिर की तारीख नोट कर लीजिए। तो टिकट बुक करा रहे हैं आप भी? लगता है सुरेंद्र राजपूत तक आवाज नहीं जा पा रही है हमारी, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। अजीज खान, आप भी टिकट बुक कराएंगे? टिकट तो बुक होने वाला है बीजेपी का, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये डर बता रहा है, ये आदरणीय जो अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं, डर वो अपना प्रकट कर रहे हैं। मंदिर की आड़ में छिप करके राजनीति करना चाहते हैं। रोजगार की बात नहीं करेंगे, यहां पर महंगाई की बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात नहीं करेंगे। अरे भाई मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, कोर्ट का निर्देश है, होगी, हम उसका सम्मान करते हैं। अयोध्या की, अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश की, अरे सर सरकार सुनिए विकास ना, बढ़ेगा। अरे सुनिए, बिल्कुल तरक्की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रिजवान अहमद, बिल्कुल रिजवान होनी अहमद, चाहिए रिजवान और होना अहमद, भी चाहिए। अरे इसमें रिजवान बीजेपी का अहमद, क्या रिजवान योगदान अहमद, है? आप देखिए, इसमें बीजेपी का क्या मतलब योगदान मंदिर है? बनेगा, मंदिर बनेगा तो इससे रोजगार थोड़ी बढ़ जाएगा। रिजवान अहमद 10 सेकेंड्स। लगता है नहीं है रिजवान अहमद। जी स्वामी दिवांकर, मैं कहना चाहता हूं कि टूटे हुए व्यक्ति के लिए मरघट हो जाता है और जब कहे राम की बात तो डर हो जाता है। सोच कर बोलना चाहिए राम की बात क्या होती है, राम भाव है भारत के। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।